हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और टाइम टू टाइम मेरे चैनल पर आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होती हैं वो मिलती रहती हैं। आज की जो वीडियो ये लेकर के आई हूँ मैं आपके बीच, ये बीएससी और बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें एक को करिकुलम कोर्स है, एक माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें को करिकुलम कोर्स का जो एक सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट का जो नेम है हमारा, उस सब्जेक्ट का नेम है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन। ये इसका मेन थीम है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह का जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, किस तरह से आपको OMR शीट जो है वो फिल करनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बनाऊँगी। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, आने वाली 24 तारीख में, 24 मई में, 24 मई में ये एग्ज़ाम है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। ये जो एग्ज़ाम होता है ये बीएससी और बीकॉम दो लोगों का होता है। ठीक है, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं और बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है। बेसिक चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी, इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके पास आएगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपकी OMR शीट नंबर होगा ऊपर की साइड में, और जितना भी हमारा बुकलेट सीरीज़ नंबर है ये होगा। ये सीरीज़ नंबर जो है आपका, ये वाला जो सीरीज़ नंबर है और आपकी जो OMR शीट का जो सीरीज़ नंबर है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके साथ में जो सीरीज़ आती है, ये वाली जो सीरीज़ आती है 576 की, ये सीरीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ भी है, जब तक कहा ना जाए प्रश्न पत्र पुस्तिका को ना खोलें। जब आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे क्लास में वो आपको बोले तभी आप इसको खोलें, उससे पहले इसको ना खोलें। ठीक है, इसमें आपका पेपर कोड जो है ये है NEPC 1002, ये आपको फिल करना होता है। ठीक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल करिए। एनरोलमेंट नंबर जो होता है आपका वो फिल करिए, SV टाइप। ठीक है, और इसमें जो आगे है हमारा, अगर हम आगे बात करें, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए होते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन का है, को करिकुलम कोर्स है। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके वो 100 हैं और टाइम कितना है आपका 3 आवर्स है। ठीक है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये सब तो आप पढ़ ही लेंगे कि आपके 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, 4 विकल्प हैं आपके पास ABC, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसको अगर आप पढ़ें तो इस प्रश्न के उत्तर को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार केवल एक ही गोले को भरें। यदि एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक से अधिक गोले भरे जाते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा। इनका कहने का मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आपको सपोज लगता है कि A है तो आपने A को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया OMR शीट में। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, A को भी फिल कर देते हैं और D को भी फिल कर देते हैं, या B और C कोई किसी और ऑप्शन को भी फिल कर सकते हैं। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला आपका रॉन्ग माना जाता है। अगर इस तरह की आप OMR शीट में फिल करते हैं तो उसमें आपके 0 मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारी आगे कंडीशन है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे वो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10, 11, 12 जो हैं, 12 इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दिए गए हैं। और इसमें पेपर का जो मीडियम है वो भी बताया गया है कि प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में प्रश्नों के रूपांतरण में विसंगतियों की स्थिति में हिंदी रूपांतरण के प्रश्न को सही माना जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी होती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए होंगे आपको, तो जो हिंदी वाला जो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा, आप उसको सही मान करके चलें। ठीक है, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ तक आपको 12 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ तक आप पढ़ें इनको केयरफुली। आप 10-15 मिनट पहले जाते हैं अपनी रूम में, तो वहाँ पर बैठ के आप ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ें अच्छे से। ठीक है, देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपके साथ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी और उनके डायरेक्ट आंसर ही आपको बताऊँगी। और ये 100 क्वेश्चन में से आराम से आपके जो 50% है, 40% क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही होते हैं। बस जो आपका समझने का तरीका है वो सही होना चाहिए। ये हो सकता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इंग्लिश वर्ड इन्वायरमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि जो अंग्रेजी शब्द है इन्वायरमेंट का वो किस भाषा से बना है, कौन सी भाषा से मिल करके बना है। ठीक है, तो किससे मिल के बना है, हमारा फ्रेंच से मिल करके बना है। C इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो फ्रेंच है वो फ्रेंच जो हमारा वर्ड है वो इन्वायरमेंट
से लिया गया है, या वो उसका अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट जो किस भाषा से बना है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके, एक एक करके मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। देखिए स्क्रीन पर आपको दोनों क्वेश्चन दिखाई देंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इंग्लिश वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रेंच। इन क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, नोट भी कर सकते हैं, और इनको अगर आप रिपीट करेंगे तो उसमें से आपको 40-50 क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं है, बहुत ईजी पेपर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। हमारा जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है हमारा इन्वायरमेंट में, ये पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो वो कितना है हमारा 78%। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है हमारी 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वायरमेंट इज़ फॉर्म्ड विद द। इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है वो निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है। ये भी एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम है वो भी हुआ था हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और हमारे जियोमॉर्फिकल कंपोनेंट्स हैं, तो ये सभी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी, इन्वायरमेंट इज़ फॉर्म्ड विद द ऑल ऑफ दीज। एक ट्रिक ये भी होती है जो ऐसे मतलब बेसिक एग्जाम्स होते हैं, उसमें अगर आपको कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आपको ऑप्शन दिख रहा है उपयुक्त सभी, तो आपका करेक्ट आंसर वही होता है मोस्टली, ठीक है। फिर भी एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो उसका अगर आपको 50% चांस है, आपको आंसर पता ही नहीं है, तो आप ऑल ऑफ दीज पर लगा दें, ये आपका 101% जो है वो करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू कंजर्व। चिपको मूवमेंट किसके लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये किसके लिए किया गया था स्टार्ट, फॉरेस्ट के लिए, जंगलों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट किया गया था, ठीक है। ये इस हिंदी में है, यहाँ पे चिपको आंदोलन शुरू हुआ था किसके लिए, जन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो कहाँ पर लोकेटेड है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या है आपका केरला, ठीक है। जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर हुआ था आपका, कहाँ पर शुरू किया गया है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इज़। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, देखिए चीज़ें जो होती हैं वो दो तरह की होती है एनर्जी रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं और एक होते हैं रिन्यूएबल, ठीक है। जो रिन्यूएबल है वो क्या होते हैं हमारे, जिनको हम दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम दोबारा, जिससे हम ऊर्जा नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये देखिए, आप कोयला अगर एक बार जल जाएगा तो वो दोबारा से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, पेट्रोल भी एक बार हमारा खर्च हो जाएगा तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, नेचुरल गैस को भी हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्यूल वुड है हमारा, जो काष्टिक ईंधन है, उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी, फ्यूल वुड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए वहाँ से उल्टा पूछ लिया है, वहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है वो क्या है, और यहाँ पर पूछ लिया कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 7th का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, फिश। जो हमारी फ़िश है वो क्या है हमारी, नॉट रिन्यूएबल नहीं है। फॉरेस्ट हमारे एक बार दोबारा आ सकते हैं, ठीक है, गोल्ड भी हमारा लंबे समय तक चल सकता है और वाटर भी, लेकिन फ़िश जो है वो क्या है हमारा नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो क्या प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में नहीं है, जो नेचुरली नहीं है, तो क्या होती है, जो हमारी सड़कें हैं, वन जो है वो हमारा प्राकृतिक है, जल जो है वो भी प्राकृतिक है, और जो हमारा मिनरल्स हैं वो भी क्या है प्राकृतिक है। लेकिन सड़कें किसने बनाई हैं, सड़कें मानव ने स्वयं बनाई हैं, खुद बनाई है। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़कें होती थी, ठीक है, मतलब एक तरह से सड़कें बनाई जाती थी, लेकिन वो किसने बनाई है, वो ह्यूमन ने खुद बनाई है, ठीक है, वो मैन मेड रिसोर्स है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। निर्वनीकरण से क्या होता है, निर्वनीकरण से क्या होता है हमारा, मृदा अपरदन भी होता है, प्राकृतिक विनार होता है, या फिर ड्राउट, ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे, जो आपका 9th क्वेश्चन है इसमें आपको हिंदी में दे रखी, इंग्लिश में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, और यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो ये मिसप्रिंट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से होता है, मृदा अपरदन की वजह से भी होता है, प्रकृति में कोई विनाश हो रहा है उसकी वजह से भी हमारा डिफॉरेस्टेशन होगा, और सूखा अगर कहीं पे पड़ रहा है तो उससे भी हमारा क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो यहाँ पर हिंदी में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो अगर कोई मिसप्रिंट है तो वो यूनिवर्सिटी उसकी जो आंसर होता है उसको करेक्ट मानती है, ठीक है, उसके जो मार्क्स हैं वो सभी को मिलते हैं।
तो 9th का जो करेक्ट आंसर है आप डी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है हमारा, ये है हमारा वन संरक्षण से रिलेटेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, वन संरक्षण से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई थी और चिपको मूवमेंट जो है वहीं से शुरू हुआ था कि हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे, तो उसको क्या कहा गया था, चिपको मूवमेंट है। इसको डिटेल में आप गूगल पे डाल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी एक एक चीज़ों को तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी लंबी वीडियो देख पाएँ। ठीक है, तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वन संरक्षण से। नेक्स्ट है हमारा 11th वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज़। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब होता है हमारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हमारा कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हिंदी में है यहाँ पर, तो 12 क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन, तो ये कब होता है हमारा 22 मार्च। जितने भी हमारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि वाटर डे कब मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, या और भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं, इनको तो आप एक साइड में बिल्कुल एक कॉपी में आपने लिख लें, पीछे बैक साइड में लिख लें, या फिर एक नोटबुक बना लें अपनी, उसमें लिख लें। ठीक है, क्योंकि ये काम आते रहते हैं, ये काम आने वाली चीज़ें हैं और आपको पता होनी चाहिए, ये फिक्स होंगी, ये चेंज हो ही नहीं सकती। 22 मार्च है तो 22 मार्च ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको 23 मार्च कर दें या 21 मार्च कर दें, वो 22 मार्च ही रहेगा। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डैम कंस्ट्रक्शंस आर, यानी कि बांध परियोजना से संबंधित जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो क्या क्या है हमारी। अगर हम बांध जो है, जो हमारे डैम बने हुए हैं, अगर आपने टिहरी डैम देखा है और भी बहुत सारे डैम है उत्तराखंड में, तो वहाँ उससे क्या क्या समस्या आएंगी हमारे पर्यावरण में। तो उसकी वजह से क्या होती है, जब भी हम कोई बांध बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक एरिया चाहिए होता है। ठीक है, जब हम एरिया चाहिए होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा, जो वहाँ आसपास जीव जंतु रहते हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। वहाँ पर क्या होगा, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, भूस्खलन आ सकता है। ठीक है, या फिर सॉइल इरोजियंस एंड डिग्रेडेशंस भी हो सकता है, मृदा अपरदन व अवनदन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 13 का डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखिए द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड इन वर्ल्ड आर, यानी कि विश्व में बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। ठीक है, तीव्र जनसंख्या से वृद्धि बढ़ रही है, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे वर्ल्ड को मतलब इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसकी एनर्जी को, संपन्न जीवन शैली भी है और आर्थिक विकास भी है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉइल इनफर्टिलिटी इज़ कॉज्ड बाय। जो सॉइल इनफर्टिलिटी है वो किससे कॉज्ड होती है हमारी, जो हमारी सॉइल में इनफर्टिलिटी आती है, तो वो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी होगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी होगी, ओवर ग्रेजिंग से भी होगी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन है हमारा डीसर्टिफिकेशन इज़, यानी कि मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण क्या है, तो मरुस्थलीकरण क्या है हमारा, सूखे का परिणाम है। मानवकृत समस्या नहीं है, मानव ने स्वयं उस समस्या को नहीं करा है, प्रकृति प्रेरित समस्या भी नहीं है, और मानव एवं प्रकृति द्वारा प्रेरित समस्या भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा है सिर्फ डीसर्टिफिकेशन है क्या, ये पूछा है, तो क्या है हमारा सूखे का एक परिणाम है। अगर वो ये पूछते कि डीसर्टिफिकेशन ये आर्टिफिशियल है या फिर मैनमेड है, नेचुरल है, तब आप इसको करेक्ट करते प्राकृतिक प्रेरित समस्या पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 17 क्वेश्चन इको डेवलपमेंट मीन्स। इको डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, तो इको डेवलपमेंट का मीन्स क्या होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो जैव मंडलीय संसाधनों का विकास। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 विच फैक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो भूमि के अपघटन में सहायक कारक नहीं है, कौन सा कारक है जो हमारा सहायक नहीं है किसमें, लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 द फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल इरोजियंस आर, यानी कि मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं। मृदा अपरदन को क्या क्या प्रभावित करेगी, अधिक वर्षा व वनोन्मूलन ये भी प्रभावित करेगा, तीव्र ढाल प्रवणता भी प्रभावित करेगी, बाढ़ें एवं अनियंत्रित पशुचारण ये भी प्रभावित करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। देखिए मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जहाँ पर भी उपयुक्त सभी आ रहा है ऑप्शन या फिर ऑल ऑफ दीज आ रहा है, वही उसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से उन ऑप्शंस को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने ऑल ऑफ दीज देख लिया और उसका करेक्ट आंसर वही लगा दिया। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। द टर्म्स इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज़ किसने दी थी? जो हमारी इकोलॉजी की जो इकोलॉजी वर्ड जो है फर्स्ट टाइम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था हमें? हैकल ने। हैकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, हैकल। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने दी थी? वो दी थी हमें टेंसले ने। टेंसले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दी थी हमें। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। अर्थ पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है हमारा? ओशियन, समुद्र। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। जो हमारा इनमें से कौन जो है वो कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो नदी जो है वो हमारा नेचुरल है, जो वन है वो भी हमारा नेचुरल है, घास का मैदान जो है वो भी नेचुरल है। वाटर पार्क क्या है? इसमें हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वाटर पार्क हमने खुद बनाया है, स्विमिंग पूल कह सकते हैं या और कोई भी वाटर पार्क है, क्रिस्टल वर्ल्ड है एक, वो भी एक वाटर पार्क है। तो वो सब क्या है? हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है हमारा? वाटर पार्क। नदी जो है वो नेचुरली है, फॉरेस्ट जो है वो भी नेचुरली है, और घास का मैदान जो है वो भी नेचुरली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। यानी कि मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। हिंदी में कहते हैं इसको मृतोपजीवी। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 25। एन ऑर्गेनिजम्स दैट फीड्स प्लांट्स ओनली इज कोल्ड। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हिंदी में भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये एक जीव जो केवल पौधों को खाता है, जो पौधे खाता है, उसको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, हर्बीवोरस। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको हर्बीवोरस। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फूड चैन। कौन सी क्या है इनमें से क्या है जो हमारी फूड चैन नहीं है? देखिए, ग्रास को, फर्स्ट वाली की अगर हम बात करें, ग्रास को गोट खा सकती है, गोट को मैन खा सकता है, ठीक है। ग्रास को रैबिट खा सकता है, रैबिट को फॉक्स खा सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा ये वाली जो है हमारी थर्ड जो है, स्नेक को पीकॉक खा सकता है, पीकॉक को मैन खा सकता है, ये भी ठीक है। अब आप सोचेंगे पीकॉक को मैन नहीं खाता है, लेकिन एक तरह से हम सोच लेते हैं एक बारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा स्नेक को ग्रास खाता है, ग्रास जो है वो कभी भी स्नेक को नहीं खाती। तो गलत कौन सा है हमारा? डी। उन्होंने पूछा है फॉलोइंग इज़ नॉट अ फूड चैन, जो फूड चैन में नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, नोट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन है वो इस तरह के दिए होते हैं कि उन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी। ठीक है, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला नहीं है? तो सांप, जो घास है वो कभी भी सांप को नहीं खाती। घास जो है उसको सांप खा लेता है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। रेड डाटा बुक इंक्लूड्स इन। रेड डाटा बुक किस में इंक्लूड्स है हमारी? रेड डाटा बुक में क्या रखा जाता है हमारा? टिम्बर, इमारती वृक्ष भी नहीं रखे जाते हमारे, लाल वन भी नहीं रखे जाते, आर्थिक पौधे भी नहीं रखे जाते, विलुप्त होती प्रजातियाँ, जो स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, उनको हम किस में रखते हैं? रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, विलुप्त होती प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वेयर इज़ काजीरंगा सिचुएटेड। यानी कि काजीरंगा जो है वो कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पर स्थित है हमारा? असम में। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। बायोडाइवर्सिटी इज़ रिचर इन। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी जैव विविधता जो है वो बहुल क्षेत्र है, किस में है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजियंस में। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 30 क्वेश्चन है। CPCB स्टैंड फॉर। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। CPCB की फुल फॉर्म क्या है हमारी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो गया है हमारा डी। नेक्स्ट है 31। इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया। ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारतवर्ष में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था? हमारा 1973 में, 1973। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है 32।
द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर जो है हमारी कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारी है स्ट्रेटोस्फियर में। बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। तो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर, हमारी स्ट्रेटोस्फियर में। हिंदी में भी मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें 32 में, इसका भी ऑप्शन क्या है, ओजोन परत उपस्थित है हमारी कहाँ, स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो कितने हैं हमारे, तो कितने पिरामिड्स हैं हमारे, 3 पिरामिड्स हैं, नंबर ऑफ 3, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, वो ये है जो मैंने साइड में लिखे हुए हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग मोर देन वन फूड चैन एट एनी लेवल, यानी कि एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने पर क्या बनता है, ठीक है। जब भी खाद्य श्रृंखला हम बनाते हैं तो क्या बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब, हिंदी में कहते हैं उसको खाद्य जाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है हमारा, साउंड इज़ मेजर्ड इन विच यूनिट, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी 8 क्लास का, ठीक है। जो साउंड है हमारा, जो ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है हमारी, डेसिबल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई आपको अगर आपको थोड़ा सा भी जो आपका पीछे का है पढ़ा हुआ वो याद है तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट वाटर बॉर्न डिजीज़, कौन सी डिजीज़ है जो हमारी पानी से नहीं होती, पेचिश, डायरिया और हैजा, ये तीनों पानी से हो सकते हैं, लेकिन जो मलेरिया है, मलेरिया किससे होता है हमारा, मक्खी से, ठीक है। तो जो मलेरिया है वो हमारा मक्खी से होता है। तो ये जो डिजीज़ है बॉर्न डिजीज़ जो है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्या चीज़ है विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व क्या है, तो सर्वाधिक उत्तरदायित्व क्या है, हमारी ग्रीन हाउस की गैसेस, जो हमारी गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ग्रीन हाउस में, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल है, जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, ठीक है। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, IUCN स्टैंड्स फॉर, IUCN की फुल फॉर्म बतानी है आपको, IUCN का पूरा नाम, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट है 39, डोडो इज़ ए, डोडो क्या है, ये हमारी एक्सटिनेक्ट स्पीशीज़ है, एक ऐसी स्पीशीज़ है जो हमारी विलुप्त हो रही है, ठीक है। जो विलुप्त प्रजाति होती है उसको हम कहते हैं एक्सटिनेक्ट स्पीशीज़, तो डोडो इज़ ए एक्सटिनेक्ट स्पीशीज़। हिंदी में इसको दिखा देती हूँ मैं आपको, हिंदी में हम इसको कहते हैं विलुप्त प्रजाति, ये देखिए डोडो इज़ ए विलुप्त प्रजाति, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट नॉन एज, ठीक है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर्स, जी मंडल। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो गया है आपका बी। नेक्स्ट है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर इज़ रिग्रेटेड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि हमारा जो आर है वो 3 रिसाइकिल का एक साइन है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, हिंदी में कहते हैं इसको कम करना, पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल करना। ये अगर आप कोई वाटर बॉटल भी लेते हैं तो उस पर भी एक साइकिल का साइन बना हुआ होता है कि इसको रिसाइकिलिंग कर दें आप, ठीक है। तो 42 का करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हार्बिटेट्स इज़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। यानी कि हमारे जो प्राकृतिक आवासों के भीतर जो संरक्षण है वो क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, जिसको हम बाहर करते हैं, और इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है हमारा, जो अंदर होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षण क्या कहलाता है हमारा, इन सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा 44, हॉट स्पॉट आर रीजन ऑफ हाई, हॉटस्पॉट जो है हमारा, यानी कि हॉटस्पॉट उच्च क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है हमारा, ये इंडेमिज्म का, ठीक है। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक्सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स इन, यानी कि हमारा बाह्य संरक्षण में क्या शामिल है, क्या शामिल है हमारा, बॉटेनिकल गार्डन्स जो है वो भी हमारे बाहर की तरफ बने हुए हैं, जू जो है वो भी बाहर बने हुए हैं, वो भी एक्सिटू का एग्जाम्पल है, और जर्म प्लाज्म बैंक जो है वो भी हमारा एक्सिटू का एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए आपने ऑप्शन पढ़े हैं तो ऑप्शन पढ़ के आपने करेक्ट आंसर लगाया वो ठीक है, इसमें तीनों ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। WWF स्टैंड्स फॉर, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मुझे मिसप्रिंट लग रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो WWF है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यहाँ तक है इसकी ये फुल फॉर्म, इतनी इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड फंड दे रखा है, यहाँ पर लाइफ मिस है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, बी या डी में से एक होगा। ठीक है, वैसे इसका जो करेक्ट बैठ रहा है वो हमारा डी ही बैठ रहा है। लाइफ मिस है लेकिन फंड लिखा हुआ है लास्ट में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यहाँ पर फोर जो नेचर है ये नहीं है, ये फोर नेचर कट होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो उसका आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वही है, हिंदी में है। ठीक है, 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जून 5 इज़ ऑब्जर्व्ड एज, यानी कि 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में मनाते हैं हम? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम 5 जून को मनाते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ईयर वाले क्वेश्चंस हैं उनको तो आप एक अपनी नोटबुक में या जो भी आप अपनी डायरी है उसमें लिख लें, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये काम आते ही रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 48। BOD स्टैंड्स फॉर, BOD स्टैंड्स फॉर, ये क्या है हमारा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में कहेंगे उसको जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। द टर्म यूज टू डिक्राइज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड, यानी कि धुएं और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? स्मोक, स्मोक। ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूरे इस वीडियो में आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो आप इसको थोड़ा सा हाफ वीडियो आज देख लीजिए, हाफ वीडियो आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन आप कवर करें, कोशिश करें कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए इसमें क्या पूछा है उसने, जो CPCB है, CPCB इनिशिएटेड इट्स ओवन नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, यानी कि NAAQM प्रोग्राम इज़, ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1985 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। हु इंट्रोड्यूस द टर्म हॉट स्पॉट्स एज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारा हॉटस्पॉट शब्द को जैव विविधता के रूप में किसने पेश किया था सबसे पहले? तो किसने किया था? हमारा नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, तो 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। 52 क्वेश्चन है व्हेन डिड भोपाल ट्रेजिडी टेक प्लेस, यानी कि भोपाल त्रासदी जो है वो कब हुई थी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हिस्ट्री में बार बार आता है। तो भोपाल त्रासदी कब हुई थी? हमारी 1984 में, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ हेडेड बाय, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था, PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। वॉल्केनिक करप्टेड मटेरियल्स इज इनसाइड द हिल अर्थ माउंटेन इज कॉल्ड, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट सामग्री पहाड़ी, पृथ्वी व पर्वत के अंदर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। ये है हमारा पॉवर्टी इज़ ए, गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? हमारी एक आर्थिक समस्या है। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं है और रिलीजियन प्रॉब्लम भी नहीं है। ये क्या है? हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारी आर्थिक समस्या है। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है 56। द प्राइमरी गोल्स ऑफ, यानी कि स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य जो है वो क्या है? तो इसमें भी देखिए गरीबी और भूख का अंत, ये भी है हमारा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बेहतर मानक भी है, लैंगिक समानता प्राप्त करना भी है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा 57। विच आर द स्ट्रेटजीज ऑफ सुस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि 57 का जो करेक्ट आंसर है, सतत विकास के लिए रणनीतियाँ कौन सी होती हैं? तो 3R दृष्टिकोण अपनाना, ये भी सही है, पर्यावरण सुरक्षा और जागरूकता, ये भी सही है, उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सतत कृषि का उपयोग करना, ये भी सही है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दीज। 57 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है 58। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC? CFC की फुल फॉर्म क्या है?
तो CFC की फुल फॉर्म क्या है हमारी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है हमारा 59, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनिटेटेड इन द ईयर। यानी कि जो हमारा एयर का प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन का जो एक्ट आया था वो कब आया हमारा? 1981 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 16, ओजोन होल इज़ लार्जेस्ट अवर। ओजोन जो हमारी होल है वो लार्जेस्ट अवर है, यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, सबसे बड़ा कहाँ पर है ओजोन लेयर का? तो वो कहाँ पर है हमारा? अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका पे जो होल है वो सबसे बड़ा है ओजोन लेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही है हिंदी में, और सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम एट, यानी कि इसका जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो क्या है? क्या कंट्रोल करना है? तो क्या कंट्रोल करना है हमारा? कंट्रोल ऑफ CO2 इमिशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह को नियंत्रित करना है हमारा इसका प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका एम के जो है हमारा। नेक्स्ट है 62, व्हेन डिड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। यानी कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था हमारा? 1986 में। और ये कौन से डेट में हुआ था, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो 19 नवंबर 1986 में, यानी कि 19 नवंबर 1911 एंड 1986। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट है 63, विच डेवलपमेंट कंट्री एमिट्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। यानी कि जो विकासशील देशों में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, जो सबसे अधिक जहाँ पर से ऑक्सीजन गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस जो है उसको इफेक्टेबल करती है। तो इसमें दो आते हैं, एक तो हमारा चाइना है और एक इंडिया है, और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया है या फिर ये गलती से दोनों ही ऑप्शन डल गए। तो आप दोनों में से जो भी टिक करेंगे उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या तो आप चाइना भी कर सकते हैं या फिर आप इंडिया भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही ऐसे विकासशील देश हैं जिनमें सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है वो हो रहा है। ठीक है, चीन और भारत, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, देखिए 64 क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो क्या है हमारा हरित गृह प्रभाव का परिणाम? राइज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान का बढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एक मिनट, देखिए ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन है जो हमारा हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो तापमान का बढ़ना क्या है हमारा? हरित गृह प्रभाव का परिणाम है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है हमारा? टेम्परेचर। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करता है, जनसंख्या वृद्धि भी कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है हमारा? टेम्परेचर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखें अगर हम 65 को, 65 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गैस इज रिलीज्ड बाय पैडी फील्ड। यानी कि जब हम धान के खेत से कौन सी गैस जो है वो उत्पन्न होती है? जब हम धान की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है हमारी? मेथेन। तो 65 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्हेन ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड। देखिए दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है जो हमारा ईयर से रिलेटेड है, तो इसको आप नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ह्यूमन राइट डे इज़ सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, 10 दिसंबर। ठीक है, विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर। और इसका जो ईयर है वो ईयर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो ईयर है हमारा 66 क्वेश्चन का, जो 66 क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो ईयर है वो क्या होगा हमारा? 1948। ठीक है, 1948 इसका ईयर है, ये भी आप नोट कर लें साथ में अगर आप लिखना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, वर्ल्ड एड डे इज सेलिब्रेट्स इन। वर्ल्ड एड डे कब मनाया जाता है हमारा? 1 दिसंबर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली जगह पूछा जाता है। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, देखिए हिंदी में है, एड्स वायरस अटैक्स ऑन। जो एड्स का जो वायरस होता है वो कहाँ पर अटैक करता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है,
तो ये कहाँ पर इफेक्ट करता है? सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर, हमारी प्रतिरोधी क्षमता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, कब तक प्राप्त किया जाना है? हमारा जो इसका एक गोल है वो कब तक है? हमारा 2030 तक। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2030। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन है, द गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि गंगा कार्य योजना वर्ष के दौरान शुरू की गई थी। किस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? 1986 में। ठीक है, तो 70 का करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ह्यूमन वैल्यूज़ आर असेंशियल फॉर, यानी कि मानवीय मूल्य किसके लिए आवश्यक है? मानव के जो मूल्य हैं वो किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? हमारे स्वयं के लिए, सबसे पहले हमारे खुद के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका? बी, लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ, स्वयं के साथ सद्भाव में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, इफ़ द नीड्स आर नेचुरली एक्सेप्टेबल आई वॉन्ट दैम, यानी कि यदि ज़रूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य है तो उन्हें मैं चाहता हूँ। उन्हें किस रूप में चाहते हैं? आप एक इकाई के रूप में। ठीक है, इसमें इकाई भी आ सकता है या निरंतरता भी आ सकती है, दो ऑप्शन आ सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आप लगा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, जो अगर आप खुद सोचेंगे तो आपके नज़रिए से जो ऑप्शन सही है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, 73 क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ इफेक्शन कॉजेज, यानी कि स्नेह का अभाव कारण बनता है। स्नेह का अभाव जो है वो कारण बनता है, किस चीज़ का कारण बनता है? हमारा विरोध और ईर्ष्या का, यानी कि हमारी अपोजिशन एंड जेलिसी का। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, व्हाट इज़ सेल्फ, सेल्फ क्या है? ठीक है, अगर हम सेल्फ की बात करें, स्वयं क्या है, तो स्वयं हम क्या है? एक चेतना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 74 का बी, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 75 की, ए हारमोनियस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय वैल्यूज़ एट 4 लेवल दीज आर, यानी कि एक सामंजस्य पूर्ण दुनिया 7 स्तरों पर मूल्य द्वारा बनाई गई है। तो घर, परिवार, समाज, देश, ये नहीं है इसका आंसर। स्कूल, घर, समाज, मंदिर भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई तो हो ही नहीं सकता। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, यानी कि व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड यूनिवर्स। ठीक है, तो 75 का करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है 76, कल्चर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंड इंटरेक्टिंग विद द सोशल इन्वायरमेंट। तो 76 का करेक्ट आंसर होगा आपका, इसकी अगर हम बात करें, एक मिनट, यानी कि संस्कृति की प्रक्रिया के माध्यम से प्रेक्षित होती है और सामाजिक वातावरण के साथ बातचीत करती है। तो क्या चीज़ हमारी बातचीत करती है? इसमें टॉकिंग हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम टॉकिंग की बात करें तो टॉकिंग में हमारा क्या होगा? हमारा जो कल्चर है, जो कल्चर ट्रांसमिटी है, उसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरे उसकी बात करें, देखिए इसका जो है हमारा टॉकिंग तो होगा नहीं। ठीक है, लर्निंग अगर हम सीखना है, ये इसका आंसर हो सकता है। हियरिंग, सुनना भी नहीं होगा। गवर्निंग, यानी कि बी और डी में से दो ऑप्शन है जो मुझे लगते हैं। ठीक है, इन दोनों में से इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आपके अकॉर्डिंग जो हो आप वही लगाएं। ठीक है, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है इसका लर्निंग होगा, सीखना, क्योंकि हम अगर संस्कृति है, हमारी संस्कृति के प्रक्रिया में हम आपस में बात करते हैं, सामाजिक वातावरण में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हम क्या करते हैं? चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज़ द इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, यानी कि खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? तो सभी है हमारे खुश रहने की भावनात्मक स्थिति। ठीक है, अगर हम सब काम करेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। हमें खुशी भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, जो है हमारा फिलोसफिकल स्टडीज़ ऑफ बिलीफ एंड नॉलेज इज़ बेटर नॉन एज, यानी कि विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? हमारा एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ज्ञान मीमांसा। 78 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, किस जगह पर स्थित है। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, गाज़ियाबाद। जो भारत में जैविक खेती का जो राष्ट्रीय केंद्र है वो है हमारा गाज़ियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योलिज्म मीन्स ऑफ, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होगा? हमारा
राज्य किसी एक धर्म को संरक्षण देना, बिल्कुल नहीं, हम किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दे सकते। धार्मिक सिद्धांतों प्रथाओं का अभाव, ये भी नहीं हो सकता। किसी विशेष धर्म को बाकी लोगों पर थोपना, ये भी नहीं हो सकता। किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, यानी कि हम चाहे किसी भी धर्म से हैं लेकिन हमें क्या करना है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। तो यही क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता होती है। तो 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, 80 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 81 की, डैश इज़ कंसर्न विद गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि हमारा जो मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं किससे संबंधित है हमारे, तो किससे संबंध है, हमारी एथिक्स से, यानी कि हमारी नैतिकता से संबंधित है। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 81 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम 82, विवेकानंदा करेक्टरिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, यानी कि हमारे जो विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है, क्या शामिल है, हमारा प्रकृतिवाद भी शामिल है, आदर्शवाद भी शामिल है और व्यवहारवाद भी शामिल है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, गांधीज 7 सिंस इंक्लूड, यानी कि गांधी के 7 पापों में शामिल है दोस्त के बिना खुशी, ठीक है, नैतिकता के बिना राजनीति, और मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र के बिना ज्ञान। ये तो नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा सी। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 83 का सी, दोनों ए और बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, प्रोसीड ऑफ ऑर्गेनिक फूड कैन ऑल्सो बी अनहेल्थी इफ़ दे कंटेन्स लॉट्स ऑफ, यानी कि जो प्रसंस्कृत जैविक खाद्य पदार्थ भी अस्वास्थ्यकरण हो सकते हैं यदि उनमें बहुत अधिक मात्रा में हो। यानी कि हमारे कुछ जो अनहेल्थी फूड है वो हमारे किस वजह से हमारे अनहेल्थी हो सकते हैं, उसमें क्या चीज़ बढ़ता है, तो हमारे अगर पोषक तत्व बढ़ते हैं तो हमारे लिए अनहेल्थी नहीं होगा, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बढ़ते हैं तो भी हमारे लिए अनहेल्थी नहीं होगा। लेकिन हमारी अगर ग्लूकोज बढ़ जाए, अगर आप इसको बायोलॉजिकल देखें, अगर हमारे शरीर में मीठे की कैपेसिटी बढ़ जाए, ग्लूकोज बढ़ जाए, तो हमारी बॉडी में क्या, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, अनहेल्थी हो जाएगी। ठीक है, तो 84 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा 85, व्हाट इज़ नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। खुशी मनुष्य के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी, समृद्धि भी जो है, प्रॉपर्टीज़ भी ज़रूरी है इंसान के लिए, संबंध भी ज़रूरी है, लेकिन भौतिक सुविधा, फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है, उसके बिना हम चल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास साइकिल है तो हम साइकिल पे भी चल सकते हैं, एक्टिवा है तो एक्टिवा पे चल सकते हैं, और अगर हमारे पास दोनों ही चीज़ें नहीं है तो हम पैदल भी चल सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारी फिजिकल फैसिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए हमारी खुशी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए पहले, ठीक है, और हमारे पास अच्छे संबंध होने चाहिए, रिलेशन होने चाहिए। तो 85 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एब्रीवेशनल CSR स्टैंड्स फॉर, यानी कि निम्नलिखित में से क्या CSR अर्थ है। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, हाँ इसका ए ही करेक्ट होगा। दैट मीन्स कि जो हमारा कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CSR की जो फुल फॉर्म है वही यही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, यानी कि जो हमारे कैरोल मॉडल के अनुसार जो कॉर्पोरेट है उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के 4 स्तर कौन कौन से हैं। तो इसके जो 4 स्तर हैं वो क्या है हमारे, एक तो परोपकारी है, यानी कि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी नहीं होगा, शारीरिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक भी नहीं होगा। परोपकारी आर्थिक, कानूनी और नैतिक हो सकता है, परोपकारी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक भी नहीं होगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका सी। 87 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ICERT स्टैंड फॉर, ICERT इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारी, इंडियन काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च टीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका बी। 88 का करेक्ट आंसर है बी। हिंदी में भी सेम यही होगा, बस हिंदी में लिखा हुआ होगा भारतीय शिक्षा और अनुसंधान परिषद की टीम। ठीक है, 89 की अगर हम बात करें, देखिए जो 89 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि हमारे निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का प्रकार है। तो क्लाउड सिक्योरिटी भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी है और एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी है, सभी हैं। तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो 89 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं बस हमारे। व्हेन डिड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 कम इनटू फोर्स, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 कब लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था हमारा 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो रहा है, ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए साथ में, या जो भी आपसे रिलेटेड है, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट है, बीकॉम का स्टूडेंट है और सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ठीक है, उनको आप शेयर करिए और वो भी इस वीडियो को देखिए, तो उनको कुछ तो हेल्प होगी इस वीडियो से देख करके, ठीक है। 91 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो 91 क्वेश्चन है हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, एनजीटी हैज़ बैंड ओपन डिफेक्शन एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ विच रिवर, यानी कि एनजीटी ने किस नदी के डूब क्षेत्र में खुले शौचालय और कचरे को फेंकने का प्रतिबंध लगाया था। तो कहाँ पर लगाया गया था, ये लगाया गया था हमारा यमुना में। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, यमुना, ठीक है, यमुना नदी पे लगा था ये रोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विच इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुली चैलेंजिंग एंड पेटेंट बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत के पारंपरिक ज्ञान के आधार पर पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती देने का पहला उदाहरण कौन सा है। तो पहला उदाहरण क्या है हमारा, हल्दी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ टर्मेरिक नॉन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड वुड हीलिंग प्रॉपर्टीज़, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी का सक्रिय तत्व है जो अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट और घाव भरने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे क्या करैक्टर होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन, बी इसका करेक्ट आंसर है। 93 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, EIA स्टैंड फॉर व्हाट, EIA स्टैंड फॉर का EIA का मतलब क्या है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, हाँ इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, एक मिनट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इसका हो नहीं सकता है, ठीक है, 94 का। और जो हमारा नेक्स्ट है यानी कि हमारा इकोलॉजिकल जो है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑडिट भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ही होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। ये बीएड अगर आप करेंगे आगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, EIA का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, EMS स्टैंड्स फॉर, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फर्स्ट ही है इसका तो, ठीक है। 95 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए, पर्यावरण प्रबंध प्रणाली, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 क्वेश्चन है आपका, ISO 14000 स्टैंड्स आर फॉर द, यानी कि जो हमारा ये मानक है किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा पर्यावरण प्रबंध प्रणाली के लिए, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है, ISO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, केयर एंड शेयर पॉलिसी ऑफ द फॉरेस्ट अप्लाइज टू, यानी कि जंगल की देखभाल और साझा करने की नीति किस पर लागू होती है, तो ये किस पर लागू होती है हमारी, ये लागू होती है हमारी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ पर। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़, यानी कि जो हमारा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाना, ये भी ठीक है, एक पर्यावरण नैतिक बनाना जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की पारिस्थितिक निर्भरता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, ये भी ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एक बार आप ऑप्शन जरूर पढ़ें, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ दीज आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है और आप करेक्ट जो करके है उसका आंसर लगा दें। तो 98 का करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि सभी जो हैं जितने भी पॉइंट्स तीनों ऊपर कहे गए हैं वो तीनों के तीनों क्या है हमारे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में 99 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे लास्ट, ठीक है। जो भी लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं उनको वेरी वेरी थैंकफुल कि उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तभी आपकी चीज़ें समझ आ पाएंगी और जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो पाएंगे। तो 99 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, द 2030 एजेंडा फॉर सुटेबल डेवलपमेंट वॉज अडेप्टेड एट, यानी कि जो ये एजेंडा है सतत विकास के लिए 2030 जो एजेंडा है वो कहाँ अपनाया गया था, ठीक है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं या फिर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट में ये जो है संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास शिखर सम्मेलन में इसको अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एट, यानी कि पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है
कहाँ पर शिक्षा महत्वपूर्ण है? प्राथमिक विद्यालय चरण में महत्वपूर्ण है, माध्यमिक विद्यालय चरण में, या कॉलेज चरण में, जीवन भर में। यानी कि वो वैसे तो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, पूरी हमारी लाइफ टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। पर्यावरण शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 1 मिनट, इसका करेक्ट आंसर ये होगा हमारा थॉट्स लाइफ के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हमारी पर्यावरण की शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है, वो हमारे जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमसे वो चीज़ें कनेक्ट हैं, और किस तरह से हम उन चीज़ों की देखभाल करके अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो 100 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। आई होप ये जो 100 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे बहुत अच्छे से। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप समझ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप समझ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और कमिंग 24 मई में इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।